देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम स्वर्णिम भारत काउंटडाउन की मीटिंग में उपस्थित हैं। नई दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी के निकट समीप एक गांव में मेरा मन करता है मैं इस गांव को स्वराज गांव बोलूं। क्यों? विद्या आधार एकेडमी स्वराज की शिक्षा को लेकर, राष्ट्र विद्या को लेकर आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं इस गांव का ओरिजिनल नाम नहीं लेना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि ये स्वराज शब्द हम सबकी जुबान पे चढ़े और इसलिए मैं इसको स्वराज गांव बोल रहा हूँ। यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और आज इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया। हमारे बच्चे भविष्य सिसोदिया ने कैमरे की जिम्मेदारी संभाली है और शुरू करते हैं इसी गोल्डन इंडिया काउंटडाउन, स्वर्णिम भारत काउंटडाउन। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है, अब उल्टी गिनती चालू हो चुकी है कि हमें भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। लेकिन भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की दिशा में शुरुआत कहां से होगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब विद्याधार एकेडमी लेकर आई है। इसका जवाब है कि पहले तो हम ये जाने कि हम विश्व में खड़े कहां पर हैं। दुर्भाग्यवश हमको ये भी नहीं मालूम कि पूरे विश्व में गवर्नेंस के मामले में, शासन के मामले में, जनता की भलाई के मामले में अलग अलग आंकड़ों पर पूरी दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है। सिंह है और मैं आप नितिन जी द्वारा शुरू किए गए इस प्रोग्राम गोल्डन इंडिया काउंटडाउन जो कि विद्याधर अकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रदीप भाई। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप ये आंकड़ा पढ़ दीजिए जल्दी से। ये आप संबंधित है कि कितने प्रतिशत लोगों को विकसित देशों ने नौकरी दी और कितने प्रतिशत लोग अपने आप काम करते हैं जिनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। तो नौकरी देना ये दरअसल सरकार की जिम्मेदारी होती है और जितने भी विकसित देश हैं सीधे सीधे उसमें आपको विकास का फॉर्मूला दिखाई देता है सामने कि उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो साफ पता चलता है कि जिन्होंने भी अर्थव्यवस्था का संगठन किया वो देश आगे है। तो ये सीधे सीधे विकास का फॉर्मूला है और दुर्भाग्यवश हमारे देश में आज भी रोजगार एक मुद्दा नहीं बन पाया। ना मुझे लगता है कोई नेता ने किसी आपके सामने विकास का फॉर्मूला रखा है कि इस तरीके से हम विकास करेंगे, देश को इस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। अगर रखा है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं और उसका कंपैरिजन जो हम आपके सामने फॉर्मूला आपको दे रहे हैं विद्याधार एकेडमी के माध्यम से, आप सब समझदार लोग हैं, आप सब भारत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, सबके दिल में देश बसता है, तो आप उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो प्रदीप भाई आप जल्दी आंकड़ा पढ़ दीजिए क्योंकि आज ज्यादा लोग हैं। मैं सारे आंकड़े, बाकी के आंकड़े भी लोगों से पढ़वाना चाहता हूँ। आप बस ये मत बताइए कि सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं क्योंकि वो तो 100 में से माइनस करके आ जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 83% लोग नौकरी करते हैं तो मतलब 17% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आप केवल देश का नाम पढ़ दीजिए और उसके आगे जो वेज एंड सैलरीड वर्कर्स परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूरे कामगारों के प्रतिशत में से कितने प्रतिशत लोग नौकरी करते हैं, वो आंकड़ा बस आप देश का नाम और आंकड़ा पढ़ दीजिए। ये मतलब एम्प्लॉयमेंट वाइज जो भी एक तो हायर इनकम कंट्रीज है, जो विकसित देश हम जिनको बोलते हैं, उनमें नौकरियों का प्रतिशत और सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में ये डाटा है। और जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भी एक मतलब विकसित देश में है, ये हायर इनकम कंट्रीज है। जो अभी ये 8-10 देश जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया में 83 आउट ऑफ 100 लोग नौकरी करते हैं और 17 लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है जो अपना ही काम करते हैं। और बेल्जियम है, यहाँ पे 86 लोग आउट ऑफ 100 नौकरी करते हैं
और 14 लोग कनाडा बता दीजिए आप। सेल्फ एम्प्लॉयड तो दर्शक हमारे 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे। आप बस नौकरी का प्रतिशत बता दीजिए। नो और कनाडा में 84.8% 84.8 लोग नौकरी करते हैं और फ्रांस में 87.9 मतलब 88% इसका मतलब हुआ। और हंगरी में 89% और जर्मनी छोड़ दिया आपने। और जर्मनी में 90, ये तो उससे भी हाई है। और जापान में भी 90% लोग मतलब आउट ऑफ 100 90 लोग सरकार नौकरी करते हैं, जो कंपनियों में करते हैं और सरकारी नौकरी करते हैं, सबको मिला के एक तरह से। प्रदीप भाई थोड़ा मैं और बात बताना चाहूंगा कि केवल नौकरी की बात नहीं है, यहाँ तो सरकार की जिम्मेदारी पूरी होती है। ये तो एक पहली सीढ़ी पे हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ नौकरी करो लेकिन नौकर मत बनो। तो ये देश इसी दिशा में काम करते हैं और वहाँ पर जो कल्चर है, वर्क कल्चर है, वो ऐसा ही होता है कि जो व्यक्ति आपके पास काम करने आ रहा है तो वो नौकर नहीं होता, वो उस कंपनी का एक तरह से हिस्सेदार होता है। यूरोप के कुछ छोटे देशों में तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत 90% है। शायद डेनमार्क की ये बात है, अभी वो आंकड़ा बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था। तो हमारे संविधान में भी लिखा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि जो मजदूर है, कामगार है, उसको कंपनी के प्रबंधन तक लेकर आइए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए संविधान जब देश बनता है उस वक्त सबसे बेहतर जो सिद्धांत है वो लिख दिए जाते हैं और उस पर चर्चा भी होती है। धीरे धीरे स्वार्थी लोग सत्ता में आते रहते हैं और संविधान अपनी जगह खड़ा है, उसके सिद्धांत भी अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन ये जो स्वार्थी लोग आ जाते हैं ये पूरा नैरेटिव बदल देते हैं, लोगों की जुबान पर कुछ और ही चढ़ा देते हैं। तो हमारा संविधान भी ये बात करता है लोगों को नौकरी देने के लिए, यहाँ तक कि उनको प्रबंधन में लाने की बात करता है। तो जो लोग ये सुन रहे हैं वो समझ लीजिए कि हम केवल नौकरी की बात नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है। तो इसलिए सरकार की जो जिम्मेदारी है लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की, हम उस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। प्रदीप भाई आगे बढ़ दीजिए। नॉर्वे और में 93.5% नौकरी करते हैं, ये तो बहुत ऊपर है। और रशिया में 91.8 मतलब 92% लोग। और स्वीडन में 90.2% लोग 100 नौकरी करते हैं। और सऊदी अरेबिया में तो उससे भी ऊपर चला गया है, वो तो मतलब एक तरह से आउट ऑफ 100 95.4% लोग नौकरी करते हैं, कमाल है। और यूके 84.4% लोग और यूएसए 93.9, ये भी अच्छा। और ये आ गया यूएसए हो गया। इसके बाद मिडिल इनकम कंट्रीज का एवरेज बताइए। जो मिडिल इनकम कंट्रीज है जिसमें कि ज़्यादातर एशियन देश है ज़्यादातर, और उसमें चाइना है 55.3 आउट ऑफ 100 नौकरी करते हैं। देखिए हायर इनकम कंट्रीज का एवरेज आ रहा है 88%, मिडिल इनकम का एवरेज आ रहा है 49% और लो इनकम का एवरेज आ रहा है 20। सीधे सीधे एक आपको दिखाई देता है कि सरकार अगर नौकरी देगी तो वहीं से चीजों की शुरुआत होती है, पहली सीढ़ी है। हम आगे चर्चा करेंगे कि नौकरी देने के बाद, अर्थव्यवस्था का संगठन करने के बाद कैसे एक देश अपनी बाकी सारी समस्याओं से भी निजात पा सकता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और पहले दुर्भाग्य की बात है कि अभी तो हमें यही सिद्ध करना पड़ रहा है कि देखिए हम खड़े कहाँ हैं। हम तो YouTube पे देखते हैं वगैरह, लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े कहते हैं कि नहीं भारत तो बन गया सोने की चिड़िया। तो ये कुछ बड़ी दुखदाई स्थिति है। और प्रदीप जी तो आगे बताइए लो इनकम कंट्रीज के बारे में। और लो इनकम कंट्री में जिसमें कि अफगानिस्तान है 17.8% लोग नौकरी करते हैं, जो कि बहुत बुरी स्थिति है। और बर्किना फासो, ये शायद अफ्रीकन कंट्री है, इसमें 14.3
आउट ऑफ 100, ये भी बहुत बुरी है। चैड, ये तो बिल्कुल ही बुरी स्थिति है, 7.4। और पाकिस्तान 43.7, ये तो मतलब फिर ठीक है पाकिस्तान। अगर हम इंडिया को देखें तो 24.2 से पाकिस्तान आगे है, लेकिन यहाँ पे न्यूज चैनलों पे चलता रहता पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे रह गया है। हमें बस इससे फर्क पड़ता है कि हम क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हरा दें, हॉकी में हरा दें, बस। ये देखिए पाकिस्तान भी हमसे 20% आगे है, हम 24 पे है, पाकिस्तान 44 पे है। मेरी विनती है लोगों से कि पाकिस्तान को हराना है तो इसमें हराइए। और मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान को छोड़िए, आप सीधा मुकाबला कीजिए ना, अमेरिका से मुकाबला कीजिए, सऊदी अरब से मुकाबला कीजिए। हम सब वैसे समझदार लोग ही हैं और दिल के अच्छे लोग हैं। मैं अगर ये स्वर्णिम भारत काउंटडाउन शुरू किया है तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत अपनी पुरानी ऊंचाइयों को पा सकता है, क्योंकि जो सिद्धांत हमारे पास है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने उसकी एक तरह से इस वक्त अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी है कि हम ही बात करेंगे और दुनिया भी उन्हीं को ही सुनना चाहती है। इसलिए मैंने अपना ये बदल ही दिया पूरा। हम विकास की दूसरी चीजों को ले आए हैं, क्योंकि अभी जनता हम बोलेंगे भी तो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है। जो हमारी वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो हमारे पास अच्छी बातें हैं वो, लेकिन अगर मैं कहूँ जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है उन्होंने हमारे एक आम बच्चे को क्या सिखाया। आज किसी बच्चे को खड़ा कर दे आप बताइए कि हमारी भारतीय संस्कृति में 5 मुख्य बिंदु बताइए जो हमें विश्व में सबसे अच्छा बनाते हैं। क्या आपको लगता है बच्चे बता पाएंगे? ऐसी शिक्षा हमें दी जा रही है। तो ये शिक्षा का बड़ा अहम योगदान है एक देश को विकसित करने के लिए। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सीधा देख लीजिए, जब कोई देश पूरी दुनिया में आगे बढ़ता है तो आप देखिएगा वो सबसे अच्छी शिक्षा भी प्रदान कर रहा होता है और पूरे बाकी देशों से लोग आकर वहां पर शिक्षा ले रहे होते हैं। जब भारत सोने की चिड़िया था उस टाइम पर हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। हायर एजुकेशन हमारे पास विश्व में सबसे अच्छी थी। आज आप सीधा देख लीजिए, अमेरिका है आगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यूके आ गया तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। सीधा सीधा शिक्षा का विकास से आप ताल्लुक देख सकते हैं। अब तक 2 दिन पहले इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ बुला लिया है, वो यहाँ पर आकर हमसे पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, वो आप मेरी बात को काट सकते हैं ये कहकर कि उनके पास हायर एजुकेशन है। मैं ये कह रहा हूँ हायर एजुकेशन तो ठीक है, आप ये छोटे छोटे जो मतलब ट्यूशन पढ़ाने वाले इन रोजगार में भी विदेशियों को लेकर आओगे। अपने हाथ खुद कटवा रहे हैं। जो हमारा यहाँ का आदमी बैठ के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है, आप एक कंपनियां बना के उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा के लोगों को लैपटॉप दे के वगैरह वगैरह प्रलोभन दे के बच्चों को मूर्ख बना रहे, अपने लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। जो काम हम कर सकते हैं वो भी आप विदेशियों से करवाना चाहते हैं। आप हैरान रह जाएंगे, छोटे छोटे कामों में भी लोगों की विदेशियों के साथ पार्टनरशिप चल रही है। तो विदेशी केवल प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं काम कैसे करना है और हम उनके गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। तो प्रदीप भाई, ये हम बिल्कुल क्या है चीज मतलब एकदम सही बात है। जैसे कि ओला, उबेर, ये कई कंपनियां आई है यहाँ पे, और ये पेटीएम है, ये भी भारी कंपनी है। हालांकि ये हमारे ही लोग हमें यूज करके पैसा कमा के अपने देशों में भेज रहे हैं, है ना? इसमें क्या है प्रदीप भाई, ये भी शातिर लोग हैं, क्या करते हैं चेहरा भारतीय का रख देते हैं। तो हम लोग क्योंकि रिसर्च नहीं करने जाते ना, कभी रिसर्च करने जाइए कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है, आप तो चेहरा देखते हो, ये चेहरा देखकर फिसल जाते हैं कि नहीं ये तो भारतीय है। उन्हें पता है कि इसी तरह इनको हम चला सकते हैं, तो एक आदमी को आगे रखेंगे और पैसा जो है बाहर का आप खुद सोच सकते हैं, जिसका पैसा लगा जो मालिक है भैया मार्जिन तो सबसे ज्यादा वही लेकर जाएगा। तो ये प्रबंधन की लड़ाई है, मैनेजमेंट की लड़ाई है। और हम कह रहे हैं विद्या आधार एकेडमी आपके बच्चों को भी ये पूरा ज्ञान दे देगी कि एक देश कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलती है। जिन लोगों को नहीं मालूम बता देता हूँ, मैं भी 2 बार IAS के इंटरव्यू तक पहुंचा था प्रदीप भाई, 2 किताबें भी लिख चुका हूँ। लेकिन मेरा जो तरीका है ना, मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं खुलकर बोलने वाला। IAS की परीक्षा में 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण पूछे गए। एक सवाल था
कि विभिन्न सरकारों द्वारा योजनाएं चलाने के बावजूद भी आज भी गरीबी क्यों है भारत में। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इंटरनेट पे है, पॉवर्टी इन इंडिया, वो देख लीजिएगा। हालांकि मैं आज जो ये कार्यक्रम के माध्यम से कर रहा हूँ ये उसका एडवांस लेवल है। मेरे से कहते हैं लोग, प्रदीप भाई कि आपकी वीडियो को कितने लाइक मिले, तो मैं बताता हूँ मेरी उस वीडियो में, प्रदीप भाई मैं तो रिसर्च कर रहा था, यहाँ पे आज तक गरीबी रेखा तय नहीं हुई है। एक आदमी को ये नहीं मालूम कि गरीबी रेखा कितनी है। अमेरिका में जाइए, वेबसाइट पे लिखा हुआ है परिवार का अगर इतना साइज है तो ये गरीबी रेखा, इतना ये गरीबी रेखा। आप इनकी जवाबदेही तो तब लेंगे ना जब आपके पास आंकड़े होंगे, जब इन्होंने कहा होगा ये आंकड़ा है और इस पर हमारी बहस हो जाए। अरे अभी तो एनसीईआरटी की किताब में भी दोनों बातें लिखी हुई है। कई साल तो इन्होंने कैलोरी बेस्ड गरीबी रेखा रखी है, मतलब आप क्या खाकर इतना कैलोरी ले सकते हैं। बताइए मामला कोर्ट में जाएगा, क्या सिद्ध करने में लगेंगे? कह देंगे घास खाकर भी इतनी कैलोरी ले सकता था तो गरीब नहीं है। हम तो बहुत पीछे। पैसा घूम रहा है, ये पैसा कैसे घूमता है, ये इसका बड़ा सिद्धांत है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, घुमाया जा सकता है। तो लोग बस इसलिए शांत हैं कि पैसा तो आ रहा है। लेकिन कहने की बात यह है कि 2 नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है। हम चाहते हैं 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बने। पैसा केवल जेबों तक मत पहुंचाइए, लोगों को आत्मसम्मान के साथ पहुंचाइए। इस तरह पहुंचाइए कि भारत आगे बढ़ सके। तो गरीबी रेखा मैंने अपने उसमें रिसर्च करके लोगों को बताया। उस वीडियो को कोई लाइक नहीं मिले तो भाई प्रदीप भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लाइक मिल रहे नहीं हो रहे, शेयर हो रहे हैं। मुझे पता था मैंने आगे क्या काम करना है। आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ और ऑनलाइन जो भी है वो चलता रहेगा। लेकिन हम तो डायरेक्टली जनता के बीच में, आज आप लोगों को तो बात पता चली ना। तो मैंने ऐसे बहुत काम कर रखे। मेरी दूसरी किताब भी है, एसे एंड सोशल इश्यूज। सबसे मुश्किल माना जाता है एसे का सब्जेक्ट आईएएस की परीक्षा में। मैंने आपको उसमें एसे और सोशल इश्यूज पे ऐसा किताब बना के दे दिया, जो उस किताब को पढ़ लेगा उसको पूरी जनरल स्टडीज का पता चल जाएगा प्रदीप भाई। तो ये सारा प्रोग्राम इसीलिए ही हो रहा है। और दर्शकों को भी बता दूं, विद्याधार एकेडमी कंपनी मॉडल पर काम करना चाहती है। हम राष्ट्र विद्या को आगे लेकर चल रहे हैं। क्योंकि हम राष्ट्र को आगे लेकर चल रहे हैं, सिद्धांतों को आगे लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमारा महत्व हमेशा रहेगा, निरंतरता हमेशा रहेगी। कंपनी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। एक व्यक्ति चला जाए तो भी कंपनी चलती रहती है। यहाँ पर व्यक्ति को ज्यादा श्रेष्ठ करके दिखाया जाता है। मंच और व्यवस्था और कंपनी, इनकी बड़ी अहमियत है। तो इसलिए हम ये प्रबंधन की शिक्षा, कंपनी बनाने की शिक्षा आम जनता को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। और ये हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं प्रदीप भाई। तो प्रदीप भाई ये वाला आंकड़ा तो हो गया। आपने बताया हमारे दर्शकों को कि भारत में केवल 24% लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है, मतलब नौकरी की व्यवस्था। बाकी लोग आप देख सकते हैं सड़कों पे खड़े होके या कैसे भी माल बेचने के लिए मजबूर हैं। इसमें एक और बता देता हूँ, ट्रेड कैसे कि ये चल कैसे रहा है। ट्रेड क्रेडिट नाम का एक चीज है, कॉन्सेप्ट है। ये कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ऊपर से बड़े व्यवसायियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दिया जाता है, वहां से वो कहते हैं कि नीचे पैसा रिस के आएगा। और उसमें क्या है कि बड़ा आसान है, आप जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, सब्जी में चले जाइए, कपड़े में चले जाइए, शूज में चले जाइए, थोड़े दिन मान लीजिए आपको क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं बेचारे, लेते हैं, गरीब आदमी नहीं चला पाता काम, भाग जाता है, फिर दूसरी इंडस्ट्री में चला जाता है। फिर कहते हैं कि 2 नंबर से ही देश चलेगा। नहीं, तो ये व्यवस्था दी गई है आपको ऐसी कि आपका विश्वास हो जाए कि 2 नंबर से ही देश चलते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 1 नंबर से बाकायदा देश चलते हैं, उसका मॉडल क्या है। लेकिन क्या करें, अभी सीमित समय है। पहले तो हमें ये बताना ही लोगों को जरूरी है कि हम खड़े कहाँ हैं, क्योंकि वरना लोग बोलने ही नहीं देंगे प्रदीप भाई। लोगों को तो बता दिया गया है कि बहुत आगे जा चुके हैं। तो इसलिए ये आंकड़ा, अब मैं जोगी भाई से निवेदन करता हूँ, जोगी भाई इससे अगला आंकड़ा आप पढ़ दीजिए, पेज नंबर 2 पर। जैसे ये आंकड़ा है, किसी वित्तीय संस्थान में या मोबाइल मनी सेवा प्रदाता के पास खाता स्वामित्व 15 से ज्यादा आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत। इसका मतलब समझा देता हूँ, शॉर्ट में ये है कि कितने लोगों के बैंक में खाते खुले, ठीक है।
तो ये जो बैंक में खाते खोलना, अब इसमें तो कुछ लोग खुशी हो जाएंगे कि हमने अभी तो बहुत अच्छा काम हुआ है, ठीक है, पिछले कुछ जो है हुआ है, लेकिन हम अभी भी कहाँ खड़े हैं और दूसरे लोग कहाँ हैं, ठीक है। तो प्रदीप भाई ये देखिए, बैंक के खाते तभी खुलेंगे जब हम एक नंबर की व्यवस्था में जाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, सैलरी अकाउंट में आएगी, आपका तरीके से काम होगा बाकायदा। तो अभी तो लोग ITR भी नहीं भरते हैं, तो बैंकों की जरूरत, बैंकिंग की जरूरत इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये विकास का एक रास्ता है, इस तरीके से विकास होता है। तो जोगी भाई आप ये पढ़ दीजिए कि इसमें भी साफ दिखाई देगा कि जो कंट्रीज, जो पिछड़े देश हैं, वो वहां पर आप इसका खातों का प्रतिशत कम पाएंगे, और जो विकसित देश हैं उनमें खातों का प्रतिशत ज्यादा पाएंगे। जोगी भाई पढ़ दीजिए। मेरा नाम जोगी सिसोदिया है। मैं दिल्ली के एक गांव से बोल रहा हूँ। जो ये विद्याधार अकेडमी का जो नितिन भाई ने प्रोग्राम चलाया है, बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी जानकारियाँ हैं। मेरे हिसाब से इंडिया में 90% लोगों को इस जानकारी के बारे में पता भी नहीं होगा। जो जानकारी ये बता रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिए। जो हेलो, ये जो जानकारी मैं आप दे रहा हूँ आपको, वहाँ के जो अदर कंट्रियाँ हैं उन्होंने बैंकों में कितने % अकाउंट अपने खोले हुए हैं। ये अफगानिस्तान में 9.65% लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया है, इसमें 99%, 32%। जोगी भाई, अफगानिस्तान एक पिछड़ा देश है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वहां पर केवल लगभग 10% लोगों के ही खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है, वहां पर देखिए 99.32% लोगों के खाते हैं। और अगला है कनाडा, 99%, 63। अगला है चार्ट, 21.76%। चार्ट जो है अफ्रीका का देश है और एक पिछड़ा देश है, तो वहां पर हमें दिखता है कम है प्रतिशत। अगला है फ्रांस, 99%, 24%। अगला है जर्मनी, 99.98, मतलब लगभग 100 ही है पूरा। 100% हो गया। और आगे है पाकिस्तान, 22, नहीं, पाकिस्तान 20.98, हाँ, 20.9, तो 21 भी बोल सकते हैं। 21 बोल सकते हैं जी, बिल्कुल। और आगे है अपना देश भारत, 77%, 53%। हाँ, तो इस मामले में तो हमने पाकिस्तान को हरा दिया। चलिए, ये कुछ लोग खुश होने की बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को हरा के क्या होगा। सही बात है। हाँ, अपना मुकाबला अब बढ़ाइए कि हमें किससे करना है। हाँ। अगला है रूस, 89.72%। उसके बाद आता है UK, 99.76%। अब हम बात करेंगे अमेरिका की, 94.95%। आय से अधिक वाले नहीं, एवरेज है, अधिक आय वाले देश, मतलब विकसित देशों का एवरेज है, बताइए। 96.36। 99.643। मध्यम आय वाले देश है 72%, 37%। और कम देश आय वाले देश हैं 38.99%। जोगी भाई के लिए एक बार तालियां हो जाए, मैं गुजारिश करता हूँ। और एक ताली प्रदीप भाई के लिए भी, जिन्होंने आंकड़ा पढ़ा। हमारा मॉडल यही रहना है। मेरा सपना है कि इस तरह से लोग बैठे हों और सभ्यता के साथ विकास की बात करें। हमने तालियां इसलिए नहीं बजाई कि हम पीछे हैं, नहीं, वो तो दुख की बात है। ताली हम इसलिए बजा रहे हैं कि हमारी आंखें खुल रही हैं, हमें कुछ ऐसा पता चला है जहां से एक नई शुरुआत हो सकती है। क्योंकि ये काम दरअसल कुछ और लोगों का था। नाम लूंगा तो लोग संवेदनशील हो जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ नहीं। तो हमें जो है, हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, अब वो हम देख पा रहे हैं, चीजें समझ पा रहे हैं।
अब शुरुआत हो जाएगी। प्रदीप भाई, सब संजय भाई, सबको बताना चाहूँगा कि लोगों को जैसे ही ये बात पता चलेगी, इसको कोई गलत नहीं कह सकता कि हमारे देश को आगे बढ़ना है। अब तो आगे बढ़ेगा ही। लोगों को तो बस सवाल करने हैं कि अगर हम पीछे हो गए तो क्यों हो गए, इसका जवाब क्या है। जैसे सवाल मांगेंगे आगे जवाब भी आते रहेंगे। आप संजय भाई, आपसे गुजारिश करूंगा। अच्छा, आपका नाम भाई मैं भूल गया। पवन भाई, एक मिनट। तो अगला जो आंकड़ा है इसी पेज पे, महिला से पुरुष श्रम शक्ति भागीदारी दर का अनुपात प्रतिशत, तो पेज नंबर 3 पर आ जाइए। इसमें ये पता चलता है कि महिलाओं की भागीदारी कितनी है काम के मामले में, तो रोजगार के मामले में महिलाओं को कितना काम मिलता है प्रतिशत। तो यहाँ पे भी ये आंकड़ा साफ बताता है कि जितने भी विकसित देश हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। और इसलिए नहीं, देखिए काम तो यहाँ भी कर सकते हैं, महिलाएं हमारी भी सशक्त हैं, लेकिन वो पहले तो जब मर्दों को ही काम नहीं मिल रहा तो महिलाएं क्या बाहर आएगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, कल्चर खराब है ना, कितने सारे इश्यूज हैं एक महिला के साथ बाहर निकलने में, ना कोई कानून, ना कोई कानून व्यवस्था, ना उस हिसाब से बात करने का तरीका। तो कई बातें हैं जिसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं। तो शिक्षा की भी कमी है। अब ये पवन भाई, आप ये आंकड़ा पढ़ दीजिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पिछड़े देशों में महिलाओं का प्रतिशत कम है श्रम शक्ति के मामले में, और विकसित देशों का ज्यादा है। जी पवन भाई पढ़ दीजिए। अफ्रीका 26%, ऑस्ट्रेलिया 86.68, बांग्लादेश 45, कनाडा 87, चीन 81, फ्रांस 87, जर्मनी 84, और भारत का है 34.57, जापान का है 75%, पाकिस्तान का है 30, तुर्की का है 86, अमेरिका का है 83, आय वाले देश का है 81, मध्य आय वाले का है 62, कम आय वाले देश का है 40 से कम, क्योंकि सभी देशों का डेटा यूज कर नहीं है। जी, तो सबको मालूम चला कि महिला शक्ति का जो प्रतिशत है रोजगार के मामले में वो कम है। तो संजय भाई आप रह गए, एक आंकड़ा आप भी, गुजारिश है आपसे, नहीं मना मत करिए संजय भाई। अगला जो आंकड़ा हम पढ़ना चाहेंगे, हम आप ये वाला ले लीजिए, एक छोड़ के, शैक्षिक प्राप्ति कम से कम पूर्ण माध्यमिक जनसंख्या 25 से उम्र से ज्यादा कुल का प्रतिशत, मतलब 25 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों में से कितने लोगों ने कम से कम माध्यमिक परीक्षा 10वीं तक की परीक्षा पास करी है, कुल लोगों में से वो प्रतिशत है। तो शिक्षा का के मामले में भारत कहाँ खड़ा है, संजय भाई ये लोगों को बताइए। मेरा नाम संजय सिसोदिया, मैं नितिन भाई का धन्यवाद करता हूँ विद्याधर एकेडमी जो उन्होंने ज्वाइन की है और हमें भी बता रहे हैं उनके बारे में अच्छी बातें। और मैं जो शैक्षिक प्राप्ति के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये है अफगानिस्तान 11.63, ऑस्ट्रेलिया 94.51, कनाडा 98.89, फ्रांस 85.60, जर्मनी 96.33, भारत 37.57, नेपाल 26.6, पाकिस्तान 25.78, यूके 99.80, अमेरिका 96.40%। एक बार तालियां हो जाए संजय भाई के लिए, सबसे बाद में बोला लेकिन दमदार आवाज में बोला। तो संजय भाई, तो शिक्षा के मामले में भी देखिए हम कहाँ खड़े हैं। तो हर रोज अखबारों में लंबे लंबे ऐड आते हैं
विभिन्न सरकारें अपना डाल रही हैं ऐड, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, हमने इतने लोगों को दे दिया। प्रतिशत में देखिए ना, आप वहां खड़े हैं तो जीडीपी लगभग 4 लाख करोड़ का है। ये 4 लाख करोड़ का संचालन करने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो जब पैसा तो जाएगा ही। तो ये मत बताइए हमारी जनता को कि हमने इतने करोड़ खर्च कर दिया। पहले तो ये बताइए जहां पर हमारा जीडीपी आ जाए वहां से आगे बढ़ेगा कैसे। और दूसरा, प्रतिशत में बताइए कि हमने दूसरे देशों के मुकाबले कितना कर दिया। सच्चाई के साथ चलिए ना, सच बताइए लोगों को कि आज हम यहाँ हैं, यहाँ से आगे कैसे लेकर जाएंगे। तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, संजय भाई आपकी दमदार आवाज के साथ इस आंकड़े को फिर पढ़ लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो जनता किस प्रकार काम करती है, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, सेवा। तो साफ साफ आपको दिखाई देगा जितने भी विकसित देश है उन्होंने अपने लोगों को कृषि से बाहर निकाल दिया। जैसे कहते हैं ना, लोगों को पढ़ाते हैं, मैं खुद बताता हूँ कि जो इंजन आया था वो बड़ा एक चमत्कारी, बहुत बड़ा इन्वेंशन था, उसने दुनिया को बदल दिया। एक ऐसा आविष्कार था इंजन, जब मशीनें चलने लगी तो उसके बाद ये यूरोपीय देश पूरे विश्व में छा गए। इसी तरह मैं ये ट्रैक्टर को एक बहुत बड़ा आविष्कार मानता हूँ। एक ट्रैक्टर, अकेला ट्रैक्टर से आदमी पता नहीं कितने ज्यादा लोगों का काम कर सकता है। अब लोग कहेंगे कि रोजगार खत्म होंगे, अरे वही तो समझा रहे, क्या इन लोगों ने रोजगार नहीं दिए? क्या इन विकसित देशों ने बेरोजगारी है? अगर इन्होंने लोगों को कृषि से बाहर निकाला तो उनको क्या करवाया? ये बड़ा सवाल है ना। आप आदमी से क्या करवाना चाहते हैं? अपना, जिसे आप ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, उसका विकास कैसे करेंगे? सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। या मैं तो बड़ा दुख महसूस करता हूँ, बच्चों को लगा देते बेटा रोबोट बनाओ, ये बनाओ। बेटा सबसे बड़ा रोबोट ना भगवान ने बनाया इंसान, इसके साथ काम कर लो। वो जो रोबोट में आपको लगा कर रखा है ना, वो भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो भगवान ने बनाया है वो इंसान को बनाया है। इनके साथ काम करने की जो शिक्षा है, ये शिक्षा आप ले लीजिए तो आप जिंदगी में खुश भी रहेंगे। कभी कुछ होगा तो ये रोबोट आपके भावनाओं को, भावनात्मक आपको साथ नहीं दे सकता। इंसान आपके साथ खड़ा हो जाएगा। रोबोट व्यवस्था को नहीं समझ सकता, ये इंसान आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, आपके लिए आवाज उठा लेगा। तो शिक्षा जो है, ये अधिकारों की शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रदीप भाई, सब संजय भाई, यहाँ पे क्या है, लोग अपने बच्चों को 10वीं के बाद कहते हैं साइंस में जाओ, केवल क्यों? क्योंकि पता है क्या है, साइंस के बाद उन्हें लगता है मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। ये नहीं है कि साइंस ही अच्छा है और सोशल साइंस बुरा है। पहले तो कॉमर्स भी नहीं कहते थे, जब से अब कॉमर्स में नौकरी मिलने लगे तो कहते कॉमर्स में जाओ। तो लोग केवल बेचारे, क्योंकि रोजगार नहीं है तो भाई वो अपना उसी हिसाब से बात करते हैं। और आर्ट्स को जो इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है सोशल साइंस, आईएएस की परीक्षा में जब अधिकारी बनते हैं ना, उसमें सोशल साइंस ही पढ़ाया जाता है। तो सोशल साइंस वो शिक्षा है जिससे आप सरकार चलाना सीख जाते हैं, देश चलाना सीख जाते हैं। और उसमें आप कहते हैं कि ये तो बेकार है, इसमें तो नालायक लोग जाते हैं। मेरे आपसे गुजारिश है, आप अपने बच्चों को मेरे को सौंप दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा उनको सोशल साइंस। और उसके बाद आपके बच्चे आगे क्या कर सकते हैं वो आप चमत्कार देखिएगा। उनको अधिकारों की शिक्षा और राष्ट्रीय प्रबंधन की शिक्षा विद्याधार एकेडमी के द्वारा दिलाई जाएगी। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था आप सबको भाइयों कि ये आंकड़े आज हमें बताएंगे कि विकसित देशों ने अपने लोगों को कृषि से निकाल लिया और कैसे उनको इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर और जिस मैन्युफैक्चरिंग, ये भी अभी चल रहा है कि नहीं आप मैन्युफैक्चरिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो। साफ साफ दिखाई देता है कि मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा सर्विस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्योंकि जो काम मशीनों से हो सकता है उसका वो काम इंसानों से कराने की जरूरत नहीं है। हम इंसान को जो डील कर सके, मतलब भावनात्मक रूप से सर्विस सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि सिविलाइजेशन की शुरुआत तो वहीं से होती है, सभ्यता की शुरुआत वहीं से होती है। हमारे अंदर वो मैनर्स कैसे आएंगे जब हम
मतलब एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ना भावना की जरूरत है, ना किसी को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। तो ये केवल अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये सभ्यता की बात है, मानव सभ्यता को आगे ले जाने की बात है। सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। तो इन आंकड़ों के द्वारा संजय भाई आप एक एक करके, भारत का मत बताइएगा, भारत मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। आपको अगर आप पेज पलटना चाहें अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 4 पे आ जाइए संजय भाई। तो इसमें देश का नाम लिखा है टेबल में, उसके बाद लिखा है कृषि में रोजगार प्रतिशत, फिर लिखा है उद्योग में रोजगार, और फिर लिखा है सेवाओं में रोजगार प्रतिशत। तो संजय भाई आप ये भारत को मत पढ़िएगा, वो आखिर में, और बाकी देशों का एक एक करके बताइए। आंकड़े इस प्रकार है। अफगानिस्तान 43%, 43% कृषि में रोजगार, ऐसे बोलिए। उद्योग में रोजगार 19% और सेवा में रोजगार 39%। कनाडा में 2%, उद्योग में रोजगार 19%, सेवा में रोजगार 39%, 79%। फ्रांस में 3%, कृषि में रोजगार, उद्योग में रोजगार 20% और सेवा में रोजगार 77%। जर्मनी में 1%, कृषि में रोजगार और उद्योग में रोजगार 27% और सेवा में रोजगार है 72%। जापान में 3%, कृषि में रोजगार, उद्योग में रोजगार 24% और सेवा में रोजगार 72%। चीन में कृषि में रोजगार 25%, उद्योग में 27% और सेवा में 47%। पाकिस्तान में कृषि में रोजगार 37%, उद्योग में 25% और सेवाओं में 38%। यूके में कृषि में रोजगार है 1% और उद्योग में 18% और सेवाओं में रोजगार है 81%। अमेरिका में 1%, उद्योग में रोजगार 20% और सेवाओं में 79%। अधिक आय कृषि में रोजगार, हाँ, अधिक आय वाले देशों का एवरेज है ये। 3%, उद्योग में रोजगार 23% और सेवा में रोजगार 74%। मध्यम आय कृषि में रोजगार 29% और उद्योग में रोजगार 24%, सेवा में 47%। कम आय जिसमें कृषि में रोजगार 59% और उद्योग में रोजगार 10%, सेवा में रोजगार है 30%। आगे नितिन भाई बताएंगे। संजय भाई के लिए एक बार तालियां। संजय भाई बहुत अच्छा है। तो अब संजय भाई, अभी भारत का हमने नहीं बताया, हमने क्या देखा, कृषि में जितने भी विकसित देश हैं, कनाडा में केवल 2% लोग काम करते हैं, फ्रांस में 3, जर्मनी में 1, जापान में 3, यूके में 1%, अमेरिका में 1%। तो कहने की बात यह है कि इन लोगों ने अपने लोगों को निकाल लिया कृषि से। वहां पर ये तो सबसे पहला काम किया था कि इन्होंने कृषि का संगठन किया था। लोग छोटे छोटी जमीनें लेकर बैठे थे, उन सबकी जमीनें ले ली, इकट्ठा कर दी, और कंपनी मॉडल पे बड़ी बड़े इनके फार्म हाउस होते हैं, उनका मैनेजमेंट होता है, बाकायदा लोगों को नौकरियां मिलती हैं, थोड़े ही लोगों की जरूरत है, और आप उन बड़े बड़े जो फार्म इनके होते हैं, फार्म्स होते हैं, उस पे आप खेती कर सकते हैं, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती नहीं है। कहने की बात है कि जो काम मशीन कर सकती है, इसमें भी कोई पोल्यूशन ज्यादा नहीं लगेगा। ट्रैक्टर से आप खुद देखिए ना। ये तरीका है रोजगार देने का। और अब मैं भारत का आंकड़ा प्रदीप भाई आप पढ़ दीजिए। प्रदीप भाई, कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों को कृषि में रोजगार देता है? भारत 43% कृषि में रोजगार और 25% उद्योगों में, और सेवा में रोजगार है 32%। तो भारत में अफगानिस्तान जो एक बहुत पिछड़ा देश है, अफगानिस्तान में भी 43% लोग कृषि में हैं, भारत में भी 43% लोग कृषि में हैं। तो आप बात कर रहे हैं देश के विकास की। मैं हर बार कहता हूँ कि मैं तो ये
दुनिया कैसे चल रही है प्रदीप भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सही की सोचता हूँ। मैं हमेशा से ही मानना था, मेरा मानना था, पता नहीं लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, कि जो नेता होता है ना प्रदीप भाई, का फॉर्मूला देना होता है ये तो लोगों हम को। अगर मतलब शुरुआत से अपने इतिहास को भी देखें, जब शुरुआत में हंटर गैदरर्स रहते थे तो उनका काम क्या था, पूरे दिन भर खाना ढूंढना। और वही बात कृषि के हिसाब से अगर हम देखा जाए, जो लोग उन्होंने जो पुराने समय के लोग थे उन्होंने खेती करना सीखा, तभी उन पे अतिरिक्त समय आया और उसमें उन्होंने पोल्ट्री बहुत सारी चीज़ों में विकास किया। तो इसी हिसाब से देख लो, जो विकसित देश है उन्होंने मतलब शुरुआत की चीज से आगे बढ़ के जो अलग एक्स्ट्रा टाइम मिला तभी उन्होंने टेक्नोलॉजिकल विकास किया और पूरी दुनिया में अपनी चीजें फैलाई और उसी से वो कमा रहे हैं। उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे देशों से आगे है। इसका कारण यही है कि उन्होंने मतलब जो मशीनों से काम किया जा सकता है उनको मशीनों से किया और अतिरिक्त समय को अपने टेक्नोलॉजिकल विकास में और दूसरी चीजों में लगाया, जिससे कि उन्हें मतलब कि आगे बढ़े देश। हाँ, आप कोई विचार रखना चाहते हैं, आप में से कोई अभी, जोगी भाई कोई विचार आपके मन में आ रहा हो? अब चलिए तभी तो क्या है कि लोगों को समय देना बड़ा जरूरी है। आप भी जानते हैं भारत में अगर आदमी खाली है तो पूरा खाली है, या तो उसके पास रोजगार नहीं है तब वो हमेशा काम कर ढूंढ तलाश करता है। अगर रोजगार मिल रहा है तो उसको ऐसा बांध देंगे कि उसके पास सोचने का भी समय नहीं होगा। मतलब पैसा देते हैं तो आदमी को खरीद लिया है। मैं नौकरी की ही बात कर रहा हूँ, नौकरी, लेकिन मैं कहता हूँ कि नौकर मत बनाइए लोगों को। जैसे विदेशों में वो बहुत पहले से 5 दिन काम करते आ रहे हैं, यहाँ तो आज तक भी यूनिवर्सल ऐसा हुआ नहीं है कि हर संस्था में 5 दिन काम हो रहा हो। वीकेंड का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ आया नहीं है कि संडे की तरह सैटरडे की भी छुट्टी होती हो, अभी कहाँ आया, कहीं कहीं आ रहा है। तो हो ये रहा है कि जो फॉर्मूला चल तो रहे हैं, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, लेकिन लोगों को बता नहीं रहे हैं कि देखो फॉर्मूला तो ये है, छुपा के रखे हुए हैं कि हमें पता है। और बड़ी मतलब मैं ये कहता हूँ अपने लोगों से ज्ञान छुपा कर ये क्या मजा आ रहा है आप लोगों को, अगर आपके पास ये ज्ञान है मुझे तो हम शक भी कर सकते हैं आपकी इस सोच पे कि क्या वाकई में आपके पास ज्ञान है कि विकास का फॉर्मूला क्या है, लोगों को आगे कैसे लेकर जा रहे हैं। और अगर है तो अपने लोगों से छुपा कर आपको क्या मजा आ रहा है, ये मेरे सवाल है। प्रदीप भाई अभी मैं तो चलिए क्योंकि एक शिक्षक की जिम्मेदारी पूर्ण कर रहा हूँ और सवाल क्या करने, सवाल तो हमारे ऑटोमेटिकली हम तो जवाब दे रहे हैं लोगों को। इसके बाद एक और आंकड़ा है, ये आप पढ़ दीजिए, छात्र शिक्षक अनुपात। पवन भाई ये छात्र शिक्षक अनुपात आप ये ले लीजिए, हाँ लिख लीजिए, छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक, पेज नंबर 4 पे दिखाई दे रहा है आपको। छात्र शिक्षक अनुपात माने एक शिक्षक पे कितने छात्र हैं, और प्राथमिक लेवल की बात करें, प्राइमरी लेवल की, तो इसमें आप पढ़ दीजिए। छात्र अनुपात प्रभाती अफगानिस्तान 49, चीन 16 और भारत 33, जर्मनी 12, पाकिस्तान 17, यूके नहीं, कनाडा 17 है, पाकिस्तान 44, यूके 15, अमेरिका 14, फ्रांस 18 और रूस 21 है, और अमेरिका 36, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 33, स्विट्जरलैंड 10, अधिक आय वाले देश 14, मध्य आय वाले देश 24, कम आय वाले देश 40। जी। तो साफ साफ आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको विकास करना है तो एक शिक्षक पर कम छात्र होने चाहिए। एक क्लास में आप ज़्यादा छात्र भर देंगे तो शिक्षा का स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। जितने विकसित देश है उसमें ये अनुपात कम है। तो बार बार जो प्रदीप भाई एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं जानता हूँ लोगों के दिलों में सवाल आ रहा होगा, वो हमेशा उनको सिखा दिया गया है कि हम गरीब हैं ना इसलिए नहीं कर सकते। जब आज़ादी मिली थी हम तब भी गरीब थे, आज इतने आज़ादी के सालों बाद भी आप 2023 में भी आप कह रहे हैं हम गरीब हैं। तो आपने कभी पूछा नहीं कि हम गरीब से अमीर कैसे बनेंगे? तो पिछले मेरा वीडियो है जो प्रदीप भाई के साथ हमने वीडियो किया था, उसमें
मैंने वो बताया था आपको एग्जाम्पल देके कि ये जो प्रबंधन आप कर लेंगे ना, लोगों को जोड़ देंगे, अर्थव्यवस्था का संगठन कर देंगे, इसके लिए एक नया पैसा नहीं चाहिए। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आज समय हो चुका है। मेरा पिछला वीडियो प्रदीप भाई के साथ है 9 जनवरी को, उसमें वो मंगल बाजार रोड का एग्जाम्पल दिया था कि बिना एक नया पैसा लगाए आप लोगों को कैसे फ्री कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, उनको स्पेशलाइजेशन करा सकते हैं, वो एक अर्निंग नहीं 2 अर्निंग कर सकते हैं, अपना दिमाग दूसरी दिशा में भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका देश आगे बढ़ेगा, जिससे आप विदेशियों को मौका नहीं देंगे कि वो आपके घर में आके काम करें, आप केवल एक काम में बिजी नहीं रहोगे। तो वो प्रबंधन का मसला है और वहीं से चीजों की शुरुआत होती है। अगर आपने वो प्रबंधन कर लिया जिसमें एक नया पैसा नहीं लगता, प्रदीप भाई इतना तो चलो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, कम से कम आज हम ये तो कह पा रहे हैं कि लोगों के जेब में पैसा आ रहा है, वरना तो पहले तो ये था कि पैसा ही नहीं आ रहा था, इतनी ज्यादा भुखमरी थी। चाहे 2 नंबर की अर्थव्यवस्था बन रही हो आज, चाहे लोग डरते हो सरकार से, सरकारी अधिकारियों से, उन्हें काम ऐसे मिल रहे हो जिसको बताने में शर्म आती है, लेकिन फिर भी पैसा पहुंच रहा है। तो कहने की बात यह है कि केवल वो प्रबंधन करने से आप उन सम्मानित कामों में चले जाएंगे जिसमें आपको सरकार से डरने की जरूरत नहीं, ये बताने में शर्म नहीं आएगी कि मैं ये काम करता हूँ, है ना। इस वक्त ऐसे बहुत से काम है, तो पैसा पहुंचाया जा रहा है लेकिन गलत तरीके से पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं से चीजों की शुरुआत होती है। अमीरी जो आप कहते हैं सीधा सीधा है, आप अपना काम खुद कर लोगे तो दूसरे को पैसा नहीं दोगे, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। और आज क्योंकि समय कम है तो मैं वो टॉपिक अब नहीं लूंगा, वो टॉपिक हम कभी अगली बार ले लेंगे। प्रदीप भाई कैसे, अगर हमने ये छोटा सा काम कर लिया, प्रबंधन का, अर्थव्यवस्था का संगठन कर लिया, लोगों को नौकरी दे दी, तो वहीं से हमारा जातिवाद खत्म होगा, वहीं से महिलाओं का उत्थान होगा, वहीं से भ्रष्टाचार खत्म होगा और बाकी सारी अच्छी बातें जो है वहीं से शुरुआत होगी। तो इसलिए ये आंकड़ा मैंने पहले पेज पर रखा हुआ है, रोजगार का आंकड़ा, वो बहुत जरूरी है, वो लोगों की जिंदगी से डायरेक्टली ताल्लुक भी रखता है और राष्ट्र के विकास की दृष्टि में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आखिर में मैं फिर आप लोगों से कुछ चाहूंगा कि आप 2 शब्द हमारे इस कार्यक्रम के बारे में और कुछ रखें, या जो भी आप कहना चाहते हैं देश के बारे में, राष्ट्र के विकास के बारे में, आपके जोगी भाई। हेलो, बस आखिर मैं यही बोलना चाहूँगा मैं, नितिन भाई जो भी आपने जानकारी दी, बड़ी अच्छी जानकारी दी है और ये बात सब तक पहुँचनी चाहिए। हमारे देश में मैं पहले भी कहा था 90% लोगों को ये जानकारी होगी भी नहीं और ये जानकारी सब तक होनी चाहिए। बड़ी अच्छी मुहिम चला रहे हैं आप विद्यालय एकेडमी से, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। नितिन भाई आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुहिम शुरुआत की है और इसके मतलब इसके साथ इसके थ्रू बहुत लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभाव है जानकारी का और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है हमारे समाज के बीच में और लोगों को अपनी खुद की ज़रूरत नहीं पता। तो हाँ, मेरा मानना यही है, अगर हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, कितनी पीछे हम आ चुके हैं इस और कितने झूठे प्रोपेगेंडा का शिकार होते होते हमें यही नहीं पता हमारी क्या ज़रूरतें हैं। हमें जिन चीज़ों की जरूरत नहीं हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं आँख मूंद के, और जब स्थिति बेकार हो जाएगी तब उसको बचा बिल्कुल ही वो कर सकता। लेकिन यही कहा गया कि शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है जो आदमी को इन्फॉर्म करे, और जब हम मतलब इस तरह की चीजें लोगों के बीच में जाएंगी, उनको पता चलेगा भाई हम कहाँ खड़े हैं और हमारी जरूरत क्या है, तो तभी लोग आगे बढ़ सकेंगे, उनके बच्चे शिक्षित होंगे तो फिर तो समाज ही आगे बढ़ेगा। तो ये देश के लिए बहुत अच्छा काम है अगर लोगों तक ऐसी जो जानकारी आप दे रहे हो पहुंचे, और जो अभियान आपका शिक्षा का ये लोगों तक पहुंचे और उसमें लोग पार्टिसिपेट करें, तो एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण होगा जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। सब लोग अपने बच्चों को जाते हैं लेकिन ये नहीं पता वो किस रास्ते पे जा रहे हैं और उनके लिए सुरक्षित रास्ता क्या है।
तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुहिम शुरुआत की। धन्यवाद भाई, आपके ये शब्द बहुत मूल्यवान है हमारे लिए। अभी हमारी शुरुआत है और बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने हमारे हौसले को बढ़ाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे संजय भाई, आप भी कुछ शब्द बोलिए, अंतिम शब्द आज के कार्यक्रम के। हेलो नितिन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्याधर एकेडमी के बारे में जानकारी देने के लिए। बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई आपका। हाँ पवन भाई, अंतिम शब्द। नितिन भाई, जो आपने समझाया है वो बहुत अच्छा समझाया इसमें। ये पढ़ाई के बारे में हमें पता नहीं था इतना, जो आंकड़े दिए हैं इस हिसाब से तो हमारा देश बहुत पीछे है। ये विद्याधारक अकेडमी जो है बहुत अच्छी है और आपका धन्यवाद। बस धन्यवाद पवन भाई। 26 जनवरी आने वाला है। 26 जनवरी और 15 अगस्त ये 2 दिन है हमारे देश में, जिसमें 2 दिन के लिए लोग बड़ा अपने देश से प्रेम दिखाते हैं। प्रेम वैसे हमेशा है प्रदीप भाई, मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ। एक आम आदमी देश के लिए मर जाएगा, लेकिन फिर भी ये तो शिक्षा से ही शुरुआत होती है। और अगर जो सबसे बड़ा षड्यंत्र प्रदीप भाई जो मैंने भी समझा, वो यहीं से शुरू होता है, किसी देश को, किसी कौम को पीछे रखने के लिए। आप 1 अरब से ज्यादा की आबादी को भी पीछे रख सकते हैं गलत शिक्षा के माध्यम से। तो मेरा ये निवेदन है अपने सभी भारतीयों से कि ये जो हमने स्वर्णिम भारत काउंटडाउन मुहिम की शुरुआत की है, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को विद्याधर एकेडमी से ट्यूशन मत पढ़वाए, कोई बात, लेकिन उनको लक्ष्य दे दीजिए आप कि आपको भी भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, और इस दिशा में वो बच्चे सोचे। क्योंकि अगर देश मजबूत हो जाएगा ना, तो पूरी जिंदगी सबका ख्याल रख लेगा, जैसे दूसरे देशों में होता है। और अगर देश ही मजबूत नहीं है तो सब अपने अपने रास्ते, और एक दूसरे से हम लोग लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को भला बुरा बोलते रहेंगे, जैसे आज के हालात हैं। तो राष्ट्र को मजबूत कीजिए, और 2 दिन नहीं 365 दिन 24 घंटे राष्ट्र के बारे में चिंतन कीजिए। राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा में जो भी व्यक्ति नेक काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाइए। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी यहाँ पर उपस्थित मित्रों का, हमारे दर्शकों का, और हमारे बच्चे भविष्य का जिन्होंने आज कैमरे की जिम्मेदारी संभाली। धन्यवाद आप सबका।